दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सी गुरु गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों जैसा कि पिछले सेशन पे अपन कवर अप कर चुके थे, राइट। क्या कवर अप किया था? यस, परफॉर्मेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट हमने कवर किया था, राइट। यस, एंड परफॉर्मेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 37, 38 ये जो है हमने कवर किया था, राइट। तो चलिए आ जाइए इसी के साथ शुरू करते हैं। 37, 38 जो हो गया तो उसको एक बार अपन समअप करेंगे एंड देन प्रोसीड करेंगे आज के सेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो चूंकि सेशन हमारा रिकॉर्डेड सेशन है, राइट, तो टू वे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बट यस फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है दोस्तों, राइट, रिलेटिंग टू कॉन्सेप्ट, प्लीज आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम जो है एकदम सर पे बैठा हुआ है, राइट। तो अपन को ज्यादा रिस्क लेना नहीं है और अपन जो है प्रॉपर तरीके से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, ओके। चलिए आ जाइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि आपका टाइम जो है वो मेरे भी टाइम से बहुत इस समय इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस, क्योंकि अपने को कहाँ पे पहुंचना है दोस्तों? सीए इंटर पे पहुंचना है, और सीए इंटर पे पहुंचने के लिए जो है सीए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। यस और नो? यस। और सीए फाउंडेशन तभी क्लियर होगा जो दोस्तों जब अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। ना ही प्रोफेसर के साथ, ना ही दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी टाइम पास नहीं करना है। क्लियर? यस। चलिए, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, आज से ही कुछ बच्चों ने बोला था कि सर कुछ गुड थॉट्स, गुड मैसेज भी कन्वे होना चाहिए आपकी तरफ से, तो मैंने इसके लिए भी इनिशिएटिव ले लिया है। ठीक है, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं, बट अगर आप उस थॉट पे मेरे जो थॉट्स हैं उस पे अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन मनन चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक मैं गुड मैसेज अभी भी देना चाहूंगा बिफोर आई प्रोसीड विद द लेक्चर, राइट, कि किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। किताब पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। सच्चा ज्ञान आपको उस दिन मिलेगा दोस्तों, आप ज्ञानी उस दिन कहलाओगे, आप नॉलेजेबल पर्सन उस दिन कहलाओगे जिस दिन आप अपनी जिंदगी में ये तय करना सीख जाओगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अगर ये एक चीज आपके पास नहीं है तब तक आप अज्ञानी हो। कितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, कितना भी आप मर्केंटाइल पढ़ लो, कितना भी आप अकाउंट्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, अगर आपने अपनी जिंदगी में डिसीजन, सही डिसीजन, राइट, सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हासिल नहीं की है तब तक आप अज्ञानी हो। इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों, राइट। ये सब चीजें आपको एक बेस देती है, राइट। मैं यूं कह सकता हूं कि इन सब चीजों से आपको एक शस्त्र अस्त्र मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, राइट। बट जैसे कि आप समझो, ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा। सपोज मैंने आपको कार दे दिया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कार, जहां पे आपको बैठ के आगे बढ़ना है, राइट। तो ये एक बेसिकली आपको कार रिसोर्स मिल गया है, पर स्टीयरिंग भी कार में है, सारी चीजें हैं, बट स्टीयरिंग कहाँ पे घुमाना है, कितना घुमाना है, कब गियर बदलना है, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेटर लगाना है, ये आपके थॉट प्रोसेस होने चाहिए, राइट। ये आपको कोई नहीं सिखा सकती है, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना ही दुनिया की कोई ताकत ये आपको सिखा सकती है। ये अगर आप सीखोगे तो आप अपने तजुर्बे से सीखोगे, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तजुर्बे के साथ अगर मैं इस नॉलेज को कंपेयर करता हूं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं या जो बाकी के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब बहुत छोटा है, राइट। आपका तजुर्बा ही आपकी जिंदगी में काम आएगा और आपका तजुर्बा ही सबसे बड़ा नॉलेज होगा आपका। बट यस, तजुर्बे के लिए ये बेस होना जरूरी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का बस इतना ही ज्ञान है। अब आ जाइए थोड़ी सी अपन जो है किताबी ज्ञान पे चर्चा करते हैं, जिससे आपका जो है सीए फाउंडेशन क्लियर होना है दोस्तों। ठीक है, ओके। सो सेक्शन 37 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 37 बहुत सिंपल सा सेक्शन था, वो जो कि बताता था कि भैया जो प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को परफॉर्म कौन करेगा। तो प्रॉमिस को परफॉर्म, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस जो है दोनों ही करते हैं, एक तो प्रॉमिसर हो गया, आप प्रॉमिस करते हो, और दूसरा एज अ कंसिडरेशन दूसरा बंदा भी प्रॉमिस कर सकते हैं, जिसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो उस केस में बहुत सिंपल सी बात मैं करूंगा, राइट, कि एक ने अगर प्रॉमिस किया तो दूसरा भी कुछ प्रॉमिस करता है परफॉर्म करने के लिए, तो ऑब्लिगेशन दोनों को ही है। तो ये ऑब्लिगेशन जो है दोस्तों दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। यस और नो? यस। अगर आप जिंदा हो तो आप ही करोगे, और अगर आप मर गए
राइट, चाहे वो प्रोमिसर हो या प्रोमिसी, उसके स्थान पे कौन करेगा, उनका रिप्रेजेंटेटिव। यस और नो, यस। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है, पर्सनल स्किल से रिलेटेड है या पर्सनल कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, तो फिर प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, बाकी और कोई परफॉर्म नहीं करेगा। और तीसरा एक पॉइंट और भी आता है दोस्तों, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्रीमेंट स्पेसिफिकली बोलता है कि ये काम प्रोमिसर नहीं करना है, तो उस केस में पर्सनल स्किल वहां पे हो या ना हो, परफॉर्म जो है वो प्रोमिसर ही करेगा। आई होप आई एम क्लियर, यस। तो ये सेक्शन नंबर 37 था। 38 जो बोलता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या मतलब बोलता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मैंने बता दिया था। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि फ्यूचर में परफॉर्म करना है। एक परफॉर्म होता है जो हमने कर दिया, जैसे हमने बोला कि भैया जो है आप मैं आपको जो है 100 टिन ऑफ तेल जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। वो बोलता है ठीक है, इसके बदले मैं जो है आपको जो है 50,000 रुपए दूंगा। तो ये तो बात होगी इंटेंशन के आदान प्रदान की, राइट। हमने प्रॉमिस कर लिया और तुरंत ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, जैसे हमने बोला तैसे वैसे ही हमने क्या रख दिया सामने, यस 100 टिन्स ऑफ व्हाट, ऑयल रख दिया, उससे हमने 50,000 रुपए। तो यहाँ पे क्या हो गया, बात भी होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया और उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन भी हो गया। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज परफॉर्मेंस। बट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि वादा तो हमने आज किया पर निभा हम 2-3 दिन बाद रहे। यस और नो, आज निभाना पॉसिबल नहीं, और हमने चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद अपन जो है ये तेल का जो डब्बा है ये आपके हम वेयर हाउस पे पहुंचा देंगे। अब जब 2 दिन बाद परफॉर्म करने की बारी आई, आ रहा है बात समझ, तो भैया को मैंने फोन लगाया, भैया बताओ ये कहाँ पे लाना है, राइट। तो उसने क्या बोल दिया कि नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए। उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं चाहिए। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। और या तो जब मैं आधी दूर वहां पे गया तो उसने बोला नहीं नहीं वेयर हाउस में, मतलब मेरे घर पे ले आओ। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो। तो इसने क्या किया, ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। तो इफ द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, उसने मना कर दिया, तो फिर प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो वहां पे प्रोमिसर अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, वादा कर लिया था। अब जब मैं पहुंचाने के लिए गया तो वो बोलते नहीं वेयर हाउस में मतलब घर पे लाओ। अरे बात समझ में, यस और नो, यस। तो मैंने उसको क्या ऑफर दिया था कि भैया ये जो सामान जो आपने बोला था वो हम पते पे पहुंचा रहे। अब वो बोलते साहब नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, 4 दिन बाद लाना, 5 दिन बाद लाना, ऐसा करके उसने जो है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस केस में अब अगर 3 या 4 दिन बाद प्रोमिसर उसको तेल नहीं देता है, राइट, तेल नहीं पहुंचा के देता है, तो अब वो प्रोमिसर के ऊपर केस नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन नंबर 38। बट ये चीज के लिए, राइट, ये चीज, अच्छा अब मेरी बात समझना है, यहाँ पे एक चीज और भी लिखा ना, देयर बाय लूज हिज राइट। तो यहाँ पे क्या बोला कि अब उस दिन लेके गया था पहुंचाने, अब उसका जो किराया भाड़ा हुआ, आ रहा है बात समझ में, यस। तो उसका लॉस हो गया या नहीं हो गया, आधी दूर गया वहां पे। अब मान लो उसने क्या कर दिया, कुछ पैसे दे दिया उसको, ठेले वाले को या गाड़ी वाले को दे दिया, से सपोज मान लो 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए जो लगा था, क्या वो पैसा अब उससे वसूल कर सकता है या नहीं कर सकता, यस। और मान लो इस केस में आते या ले जाते वक्त तेल गिर गया, खराब हो गया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी प्रोमिसी की बनेगी, बोलो जरा फटाफट से, यस। thereby lose his rights under the contract, nor does he thereby lose his rights under the contract। जैसे चूंकि एग्रीमेंट बन गया था, उसने बोला था कि भैया वेयर हाउस को पहुंचा देना, मैं गाड़ी लेके गया, वेयर हाउस के बाहर खड़ा था, यस और नो, यस। पर आपने बोला नहीं नहीं वेयर हाउस पे नहीं रखना, घर पे लाओ। उसने एक्सेप्ट क्या किया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस केस में अब वो अगर घर पे पहुंचाने नहीं भी जाता है, राइट, तो फिर क्या उसे नॉन परफॉर्मेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और क्या वो अपना पैसा जो भी उसका खर्चा भाड़ा लगा है, जो भी लॉस हुआ है, क्या वो रिकवर कर सकता है, यस कर सकता है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, अनकंडीशनल होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल। आपने कोई भी कंडीशन वहां पे रखना नहीं चाहिए। नंबर 2, वो प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए कि हाँ भाई वही चीज है, यस सुनो। तो अगर अनकंडीशनल है तो फिर दूसरा यहाँ पे आ जाओगे कि उसकी पूरी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, वो अपने तरीके से संतुष्ट हो जाए कि हाँ भाई ये वही चीज है जो हमने मंगाया था। एंड चौथा, इन केस ऑफ व्हाट सेवरल जॉइंट प्रॉमिस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्रोमिसी सिंगल नहीं है, कई सारे प्रोमिसी, आगे हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो उस केस में अगर एक ने भी बोल दिया एन ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट पॉइंट,
तो कहने का मतलब क्या, प्रोमिसर ने अगर एक भी प्रोमिसी को फोन करके बोल दिया कि भाई ये सामान ला रहे और उसने बोल दिया कि हाँ भाई ले आओ, तो फिर बाकी के जो लोग प्रोमिसी हैं, ज्वाइंट प्रोमिस है, उनसे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ने अगर बोल दिया तो इसका मतलब है सभी ने बोल दिया। ये था सेक्शन नंबर 38 दोस्तों। नाउ सेक्शन नंबर 39 आता है, When a party to a contract has refused to perform। आज अपन केस स्टडी के साथ चलेंगे, तो थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद जो है केस स्टडी के थ्रू जो है सेक्शंस को पढ़ने की बात आएगी। ठीक है, चलिए। When a party to a contract, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आज हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक 38 तक हमारा पिछले वाले सेशन पे हो गया था, 39 से हम जो है ये सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो when a party, क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस ओली। अब ये बोलता है when a party to contract has refused to perform or disabled himself for performing his promise in its entirety। अब यहाँ पे 39 की बात करते हैं। से सपोज मान लो, ओके, मिस्टर ए था, बी था। अब ए कौन है, सपोज मान लो ए, यहाँ पे मैं सोनू निगम को बोल देता हूँ। ठीक है, सोनू निगम। बी ने, मिस्टर बी ने सोनू निगम को एक कॉन्सर्ट के लिए बुलाया कि भैया सोनू निगम आप आइए इस तारीख को, इस फलाना जगह पे, फलानी डेट को, राइट, हम आपको जो है आपके आने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। सोनू निगम रेडी हो गया दोस्तों, सोनू निगम रेडी हो गया और इसने क्या बोला कि आपको हमारे यहाँ 1 हफ्ते, कितना, 1 वीक जो है 2-3 घंटे का, 3 आवर्स डेली जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा जरा। बी ने सोनू निगम से क्या बोला कि हम आपको जो है 1 करोड़ रुपए देंगे 1 वीक के लिए। ठीक है, कम हो गया क्या, अच्छा चलो 10 करोड़ कर दें अभी। ठीक है, हाँ ज्यादा हो गया सर, तो एक काम करो ना 5 करोड़ कर देते हैं। ठीक है, चलो आप लोग खुश रहिए। ओके, तो बी ने सोनू निगम को बोला कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे 1 वीक नॉन स्टॉप। टाइम भी इसने फिट कर दिया। क्या टाइम फिट कर दिया, सपोज मान लो 6 PM टू 9 PM डेली आपका लाइव कॉन्सर्ट रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, और आपको लाइव कॉन्सर्ट देना है। तो सोनू निगम ने क्या कर लिया, सोनू निगम ने क्या किया कि बोले ठीक है भाई, अपन जो है 6 PM टू 9 PM आपको परफॉर्मेंस देंगे, उसके लिए आप मेरे को 5 करोड़ जो दे रहे हो वो मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो प्रोमिसर ने क्या प्रॉमिस किया, बोलिए जरा फटाफट से, प्रोमिसर ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं सोनू निगम आपके यहाँ पे जो भी लोकेशन, जो भी प्लेस आप बोल रहे हो, 1 हफ्ते तक 6 टू 9 PM मैं लाइव कॉन्सर्ट दूंगा। बोले बहुत बढ़िया। जिसके लिए बी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए जो है एट द एंड ऑफ द जो लाइव कॉन्सर्ट है आपका 1 वीक का, उसके खत्म होने पे आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। बात डन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डील हो गया। यहाँ पे यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। अब बात आती है किसके, इस डील के एग्जीक्यूशन की, मतलब परफॉर्मेंस की। तो सोनू निगम, सोनू भैया आए स्टेज पे, पहला दिन 1 नंबर शो, फाड़ दिया बंदे ने। दूसरे दिन फाड़ दिया बंदे ने, एकदम 1 नंबर शो किया भाई साहब, पब्लिक आ रही थी। तीसरे दिन इसने कल्टी मार दी। तीसरे दिन सोनू निगम ने कल्टी मार दी और बोला आज जो है आज मूड नहीं बन रहा है मेरा, तो आज जो है हम कहीं और जाएंगे, आज जो है लाइव कॉन्सर्ट नहीं होगा। और सोनू निगम ने छुट्टी मार दी, कल्टी मार दी और घूमने निकल गए। मिस्टर बी को बहुत गुस्सा आया। मिस्टर बी ने बोला, ध्यान से समझिएगा, कि अगर तुमने कल्टी मारा तो ये जो 5 करोड़ रुपए है मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या बोला इसने, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ओके, सोनू निगम बोला ऐसा कैसे, मैंने अभी तक 2 दिन तो आपके साथ लाइव कॉन्सर्ट किया है, मैं सिर्फ कल नहीं आ रहा हूँ, फिर बाकी का 4, 5, 6, 7 1 हफ्ते की बात हुई थी, सिर्फ 1 दिन नहीं आ रहा हूँ, बाकी मैं आपका प्रोग्राम कंटिन्यू करूंगा, आप मेरा 5 करोड़ रुपए कैसे नहीं दोगे। बी बोला कि अगर आपने कल कल्टी मारी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए दोस्तों, यस और नो? यस। तो जब बात ऐसी हुई तो सोनू निगम ने इसको ईगो पे ले लिया। मैं बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं कल तो नहीं आऊँगा, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे
मेरा पैसा नहीं दोगे, क्योंकि मैं आपको मना नहीं कर रहा, मैं बोल रहा कल के बाद जितने भी दिन है मैं कंटिन्यूटी पे केस जो है यस कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करूंगा, और आप अगर मेरे को पैसा नहीं दे रहे, आप इस बात के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, तो मैं आपको सू कर दूंगा। बात गई कोर्ट पे, और जब बात गई कोर्ट पे तो सोनू निगम ने बोला कि सर हमने 2 दिन बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिया, बिकॉज ऑफ सम रीजन आई अनेबल टू कंडक्ट live concert program right tomorrow, and but I am promising him that thereafter I am going to continue this live concert till as per the agreement, as per the deal of the agreement. But that Mr. B denied my request, and he's saying that if I don't conduct the live concert tomorrow, he is going to terminate the entire contract and is not going to pay me anything. कोर्ट ने सोनू निगम की बात सुनी, तो कोर्ट बोल रहा है भाई, समझिएगा बात, कोर्ट क्या बोल रहे हैं, सोनू निगम आपने वादा किया था कि आप 7 दिन काम करोगे, बोले हाँ सर वादा किया था, जिसके लिए बी ने बोला था 5 करोड़ रुपए देगा, बोले हाँ सर, because of some reason you are not in a position to write that conduct live concert program, and for that be denied making payment to you. Yes sir. कोर्ट के पास बड़ा that जजमेंट लेने के लिए जो है वहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो बात बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि सोनू निगम इस केस में ये नहीं बोल रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा या परफॉर्म नहीं करूंगा, वो बोल रहा है कि सिर्फ मैं इस दिन कल के वक्त बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं करना चाहता है, और बी भी बोल रहा है कि सर अगर ये कल नहीं करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट एज सच लिटरल कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था, जो लिटरल अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, वो डिफेक्ट हो रही है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही थे, यस और नो, यस। ये मना भी नहीं कर रहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, और वो भी पैसा देने से मना नहीं कर रहा, बोल रहा मैं पे करूंगा, पर कब, जब नॉन कंटिन्यूटी बेसिस पे 7 दिन ये जो है लाइव कॉन्सर्ट प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करें। बोले क्या करना चाहिए, तो कोर्ट ने सोनू निगम की बात को मद्देनजर रखते हुए बोला कि भाई समझो इंसान है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा लंबा चलने वाला है और इस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि भैया मैं इसके बाद कंटिन्यू करूंगा, तो फिर इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करने वाला या करेगा ऐसा मान लिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच हुए हैं। जब ऐसा जजमेंट आया तो सोनू निगम केस जीत गया, और उस केस में उसने तीसरे दिन परफॉर्म नहीं किया, बट चौथे दिन परफॉर्म किया, 5वें दिन परफॉर्म किया, 6ठे दिन परफॉर्म किया, 7वें दिन परफॉर्म किया, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट, तो क्या बी को जो है सोनू निगम को पेमेंट करना पड़ेगा, यस। और ये सेक्शन जो बोल रहा है दोस्तों, सेक्शन नंबर 39 बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promise may put an end to the contract। क्या लिखा था यहाँ पे, promisee may put an end to the contract, may कर देगा जरूरी नहीं, बट वो कर सकता है। सेक्शन 39 आया तो बी जो है खुशी के मारे कूद पड़ा, बोले सर ये देखो 39 में लिखा promising may put an end to the contract, राइट। कोर्ट ने बोला रुको रुको रुको, आगे भी देखो क्या लिखा है, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूअंस। कब तक, जब तक प्रोमिसर ये नहीं बोल देता है सिग्निफाई, जब तक सिग्निफाई नहीं करता है बाय वर्ड और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस, एक्विजिशंस मतलब जो वो करने वाला है, जो भी उसका प्रॉमिस है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। तो यहाँ पे सोनू निगम ने क्या बोला, बस कल नहीं करूंगा, परसों नरसों बाकी इसके दिन, इसके बाद जो है वो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, राइट।
तो उस केस में जो है आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या हुआ, तो सेक्शन 39 क्या बोल दिया दोस्तों? सेक्शन 39 ये बोला कि प्रोमिसर अगर इंटायरिटी को छोड़ के, इंटायरिटी का मतलब क्या हो गया, चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं। तो प्रोमिसर अगर ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मैं किसी दिन कोई भी चीज परफॉर्म ना करूं, पर इसकी वजह से आगे की कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होगी, तो उस केस में प्रोमिसी जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। और अगर वो ऐसा करेगा जिसकी वजह से सिंगर को कोई लॉस हुआ, तो सिंगर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है कोर्ट में, और वो कोर्ट में केस जीत जाएगा। मतलब कोर्ट का जो जजमेंट है वो सोनू निगम के फेवर में ही आएगा। आई होप आई एम क्लियर। पर अगर सोनू निगम ने ऐसा बोला होता कि नहीं, अब जो है उसकी तो अचानक मान लो तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई, और अब उसके 2 दिन के बाद अब वो कंटिन्यूटी में प्रोग्राम नहीं ले सकता, क्या अब जो बी है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है? यस, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब जो है उस चीज का जो रिकवरी अमाउंट है वो सोनू निगम क्लेम नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर दोस्तों? यस। दूसरी बात, अब यहां पे एक वर्ड दिया दोस्तों इंटायरिटी में। व्हाट डू मीन बाय इंटायरिटी? इंटायरिटी मतलब पूरा खत्म ही कर दिया। तो सेकंड वाला जो एग्जांपल था कि भैया अब मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, मतलब क्या सेकंड डे ऑनवर्ड्स, राइट, सेकंड डे के एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, क्या इस बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया था? यस। पर पिछले वाले केस में क्या होता, पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ था दोस्तों, सिर्फ 2 दिन उसने लिया, तीसरे दिन बस नहीं किया, चौथे दिन फिर उसने कंटिन्यूटी किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो पूरा इंटायरिटी पे नहीं हुआ था, सिर्फ 1 दिन। मतलब अगर मैंने बोल दिया 7 दिन में 1 दिन, 7 दिन में 1 दिन, तो 1/7, 1/7 जो है कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज हुआ है, 7/7 कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? इंटायरिटी मतलब 100%, 1/1। आई होप आई एम क्लियर? यस। पिक्चर क्लियर है दोस्तों? यस। तो सेक्शन नंबर 39 क्या बोलता है दोस्तों कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इंटायरिटी पे टर्मिनेट नहीं होता है तब तक प्रोमिसी, आप हिंदी में लिख सकते हैं, तब तक प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, और अगर वो करता है तो प्रोमिसर का जो भी लॉस होगा वो लॉस पूरा का पूरा प्रोमिसी ने बेयर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 39 क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर? यस। तो मेरी बात अगर समझ में आ गई हो दोस्तों, तो बहुत सिंपल सा सेक्शन नंबर 37, 38, 39, देखिए एक समरी लेंगे अपन सेक्शन नंबर 37, 38, 39 का, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समरी अपन बना लेते हैं सेक्शन नंबर 37, 38 और 39 का। तो यहां पे क्या था, प्रोमिसर, और यहां पे क्या है दोस्तों, प्रोमिसी। प्रोमिसर ने क्या किया, प्रोमिसी प्रोमिस किया, और यहां पे क्या आया दोस्तों, एक्सेप्टेंस आया। यस और नो? यस। तो 37 जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट, तो फिर क्या हुआ सेकंड में, यस, ऑफर टू परफॉर्मेंस, यहां पे एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। 37 क्या बोलता है, शॉर्टकट में अगर पकड़ ले तो, यस, इसको अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। 2 चीजें, या तो परफॉर्म कर दे उसी वक्त, और या तो ऑफर टू परफॉर्म, फ्यूचर में परफॉर्म कर दे। इसने भी क्या करना है, अपना परफॉर्म करना है और तुरंत, और अगर तुरंत नहीं करता है तो फ्यूचर में ऑफर टू परफॉर्म, जो भी रीजनेबल टाइम है उस टाइम पे परफॉर्म कर दे। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ये बोलते हैं सेक्शन नंबर 37 में, प्रॉमिस नीड नॉट टू परफॉर्म, ये समरी आप लिख लीजिएगा, नीड नॉट टू परफॉर्म,
परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? व्हेन प्रॉमिस इज dispensed by promiser, और नंबर 2, promise is excused by law, this law or other law, by any law। डिस्पेंस्ड विद का मतलब क्या हो गया कि उसने मना कर दिया, भाई मेरे को करना ही नहीं। अब जब उसने करना ही नहीं है तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जा सकते हो कि भाई इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना, जो भी कंपनसेशन है वो बात की बात है, हो जाएगा। पर अगर इसने मना कर दिया तो नॉन परफॉर्मेंस आ जाएगा दोस्तों। नॉन परफॉर्मेंस पक्का है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आएगा ही आएगा, पर वो बात की बात है। बट अभी जो नॉन परफॉर्मेंस आ जाएगा, मना कर दिया, राइट। उसने बोला कि भैया तेल मुझे भेज दो, उसने मना कर दिया, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। दूसरा बोला प्रॉमिस इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। अभी जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ, बट देयर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट आ गया लॉ में जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इलीगल हो गया, नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ हो गया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड हो जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा तो आपको परफॉर्म करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर, नॉट क्लियर? यस। 37 38 क्या बोलता है? कम 37 समझ में आ गया, ऑब्लिगेशन की बात। 37 किसकी बात कर रहा है? ऑब्लिगेशन। 38 किसकी बात कर रहा है? यस, प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भेजा, परफॉर्मेंस भेजा, पर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, है ना। तो इस केस में नॉन परफॉर्मेंस बाय प्रोमिसर, राइट, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस, आ जाएगा। और उस केस में कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं होगा, देयर विल नॉट बी एनी इन्फोर्समेंट, राइट, ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ बाय प्रोमिसी। प्रोमिसी फिर नहीं कर सकता है। क्लियर? एंड 39 क्या बोल दिया? 38 और 39 में फर्क देख लीजिए। इस बार प्रोमिसर ने मना कर दिया परफॉर्म करने से। 38 में प्रोमिसर ने परफॉर्म करने के लिए बोला था, बट प्रोमिसी ने मना कर दिया। और 39 में प्रोमिसर ने मना कर दिया परफॉर्म करने से, जबकि प्रोमिसी चाहता था कि भैया तुम परफॉर्म करो, बट मना कैसे किया? इंटायरिटी में, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्या था? नो assurity as to continuation of such contract, no assurity as to continuation of such contract। तो इस केस में क्या हो जाएगा? प्रोमिसी में इन्फोर्स, इंटायरिटी में किया ना, बट अगर अदर देन इंटायरिटी होता, क्या बोल दिया मैंने? अदर देन इंटायरिटी, या ये और इसमें लिख देता एश्योरिटी एज टू कंटिन्यूएशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ व्हाट? कंसेंट, राइट। तो फिर प्रोमिस, नो नीड टू परफॉर्म। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अगर इंटायरिटी में नहीं है और या कंटिन्यूटी की बात करें, एश्योरिटी एज टू बोल रहा है कि मैं भाई 2 या 3 दिन अगले दिन मैं कंटिन्यू करूंगा, तो नो नीड टू परफॉर्म फॉर दैट पर्टिकुलर डे। आई होप आई एम क्लियर? यस। क्लियर है नहीं क्लियर? यस। इस केस में नीड नॉट टू परफॉर्म रहेगा। आई होप आई एम क्लियर? यस। नाउ इसके बाद सेक्शन नंबर 40। नाउ अब यहां पे जो है ये बात कर रहा है दोस्तों, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। अब ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, राइट, किसके बीच में? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के बीच में, तो बोलता है
कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा, किसके द्वारा, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। तो अब सेक्शन नंबर 40, 41, 42 बताने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, हु विल डिमांड द परफॉर्मेंस and who will perform the contract, who will demand the performance and who will, या ऐसे लिखते हैं इसको, execute the performance। पिक्चर जैसे क्लियर है दोस्तों कि यहां पे कौन है, प्रोमिसर है, और यहां पे कौन है, प्रोमिसी है। वादा कौन करता है दोस्तों, प्रोमिसर। वादा कौन करता है, प्रोमिसर। एक्सेप्ट कौन करता है, प्रोमिसी। तो जो प्रोमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है वही तो क्या करेगा दोस्तों, परफॉर्म करेगा। और इस परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करेगा, दैट इज डिमांड जो करेगा वो कौन करेगा दोस्तों, प्रोमिसी। और परफॉर्म कौन करेगा, प्रोमिसर। यस और नो, यस। अब यही कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है हमारे पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को समझते हुए जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आ जाइए, एग्जांपल पे आते हैं। कुछ केस स्टडीज आई हुई हैं, चलिए आ जाइए केस स्टडी करते हैं। ओके, ये वाली लेते हैं, चलिए। नहीं, ये ज्वाइंट प्रॉमिस वाला है ना, एक मिनट, इसको करेंगे अभी। एक बेसिक वाला केस स्टडी किधर गया, चलिए एक ये डिस्कस करते हैं। मिस्टर रिच, question number 4, Mr. Rich aspired to get a self-portrait made by an artist. He went to the workshop of Mr. C, an artist, and asked whether he could sketch the famous portrait on oil painting canvas. Mr. C agreed to the offer and asked for rupees 50,000 as full advance payment for the above creative work. Mr. C clarified that the painting shall be completed in 10 sittings and shall take 3 months. बोले okay. On reaching of the workshop or the 6th sittings, Mr. Rich was informed that Mr. C became paralyzed. ओहो, ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, and would not be able to paint for near future. Mr. C had a son, Mr. K, who was still pursuing his studies and had not taken up his father's profession yet. Discuss in light of the Indian Contract Act 1872. ये तो कहानी होगी। Can Mr. Rich ask Mr. K to complete the artistic work in lieu of his father? चलिए, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किस सेक्शन का है। सबसे पहले तो पिक्चर क्लियर कर लो कि आगे सेक्शन दिमाग में क्लियर हो जाए। Can Mr. Rich ask Mr. K to complete the artistic work in lieu of his father? तो यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बना था, ऑब्लिगेशन था। मिस्टर रिच ने क्या करना था दोस्तों, aspired to get a self portrait, right? Yes, he went to the workshop. Mr. C asked, ठीक है, sketch the famous portrait on oil painting canvas. Mr. C agreed to the offer and asked for 50,000 full advance. ठीक है, Mr. C clarified the painting shall be completed in 10 sitting. Okay, Mr. C क्या हो गया यहाँ पे, पैरालाइज। तो Mr. C कौन था दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में बना, मिस्टर सी एंड मिस्टर रिच के बीच में। मिस्टर सी पेंटर था, पेंटिंग करता था, तो प्रॉमिस किया इसने, और इसने क्या बोला, 50,000 रुपए इसने एडवांस पेमेंट कर दिया। और चूंकि एडवांस पेमेंट कर दिया, 100% मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला है वो नियर फ्यूचर में होगा, वो तुरंत नहीं हुआ। एम आई राइट और नॉट? यस। तो यहां पे क्या था दोस्तों, ऑफर टू परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है।
अब चूंकि दो पार्ट ये है तो सेक्शन 37 बोलता है कि भैया इसका ऑब्लिगेशन और इसका ऑब्लिगेशन। तो चूंकि उसने 50,000 एडवांस दिया हुआ है तो सबसे पहले ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों? प्रोमिसर के ऊपर, कि ही हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। बोले ठीक है साहब, वो बना ही रहा था, अचानक उसको क्या हो गया? पैरालिसिस का अटैक आ गया और वो बिस्तर में पड़ गया। अब पेंटिंग कौन बनाएगा? तो मिस्टर सी ने बोला अपने बच्चे को, मिस्टर के को, कि भैया मिस्टर सी जो है मिस्टर रिच की पेंटिंग बना रहा था, इधर की आंख बना रहा था, इधर की आंख बना रहा था, नाक बना रहा था, मुंह बना रहा था, 2 कान बना रहा था, और जैसे ही नीचे आया दोस्तों, एक हाथ बनाया, एक बाकी का छोड़ दिया। अब वो बेचारा एक हाथ लेके किधर जाएगा? मिस्टर रिच, राइट? तो मिस्टर रिच ने बोला अरे मिस्टर सी, तुमको तो पैरालिसिस का अटैक आ गया, अब मेरी पेंटिंग कौन बना? बोला टेंशन नहीं लो, मेरा बच्चा है ना मिस्टर के, अब तुम्हारी जो है अधूरी पेंटिंग जो है बनाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बोलते हैं मिस्टर सी हैड अ सन मिस्टर के हु वाज स्टिल परसुइंग स्टडीज, अपनी पढ़ाई कर रहा है, एंड हैड नॉट टेकन अप हिज फादर्स प्रोफेशन येट, उसने अभी तक जो है अच्छा पेंटर नहीं बना था, वो है ना, उसने अपने पिताजी के प्रोफेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया था अभी तक, तो अच्छा पेंटर होता नहीं। मिस्टर रिच ने बुलाया, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिeu ऑफ हिज फादर? क्या मिस्टर रिच मिस्टर के को पूछ सकता है? बोलो जरा फटाफट से, कैन मिस्टर रिच आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिeu ऑफ हिज फादर? देखिए यहां पे क्या लिखा है? यहां पे चूंकि मैंने क्या बताया था दोस्तों, आर्टिस्टिक वर्क क्या है? आर्टिस्टिक वर्क क्या है? यस, पर्सनल स्किल। और पर्सनल स्किल के केस में मैंने क्या बताया था दोस्तों, याद है? कि जिसका वो स्किल है सिर्फ वही परफॉर्म करेगा, दूसरा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन दैट केस ये कहां पे बात किया था? 37 पे, याद आया? यस, रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही थी कि जो है अगर इन द केस कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, अनेबल टू परफॉर्म है, तो आप रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट जो है, रिप्रेजेंटेटिव 37 में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ है, तो रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके जो है आप परफॉर्म करा सकते हो, बट इन केस ऑफ पर्सनल स्किल वो आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 37 बोलता है, इन द इंस्टेंट केस सिंस पेंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्सनल स्किल एंड ऑन बिकमिंग मिस्टर सी पैरालाइज्ड, मिस्टर रिच कैन नॉट आस्क मिस्टर के टू कंप्लीट द आर्टिस्टिक वर्क इन लिeu ऑफ हिज father Mr. C. I hope I am clear or not clear? Yes. Could Mr. Rich ask Mr. K for refund of money paid in advance to his father? क्या बोल रही है? क्या रिच मिस्टर के को पैसा वापस करने के लिए बोल सकता है इन एडवांस टू हिज फादर? तो अभी चूंकि ये सेक्शन जो है मैंने आपको कवर नहीं किया, नॉर्मली इट इज अ सेक्शन 65, बट यस आप लॉजिकली बोलो, क्या उसे रिफंड करना पड़ेगा दोस्तों? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो यहाँ पे देखिए लिखा, इन द इंस्टेंट केस द एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर रिच एंड मिस्टर सी हैज बिकम वाइड। क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। रीजन? क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं कर पाए, राइट? तो उस केस में क्या होगा? सो मिस्टर रिच कैन आस्क फॉर मिस्टर के फॉर रिफंड ऑफ मनी पेड इन एडवांस टू हिज फादर मिस्टर सी। अगर आपको याद हो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, ये नॉर्मली सेक्शन 65 है। मैंने आपको कोएर्सन के केस में, याद कर लीजिएगा, कोएर्सन के केस में 64 बताया था, रिस्टोरिंग बैक ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड इन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, याद आया? यस। और वहीं पे एक रेफरेंस दिया था कि अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अगर वाइड होता है तो भी आप जो भी बेनिफिट आप लिए हो आपको वापस करना पड़ेगा 65 के केस में। तो 64 में बोलता है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप रिसाइन करना चाहते हो तो फिर आप बेनिफिट जो भी आपने दिया हुआ है, राइट, वो आप वापस ले सकते हो। और 65 क्या बोलता है दोस्तों कि इन केस ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ यू वांट टू इफ देयर इज अ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन डेफिनेटली benefits received out of that contract must be restored back. I hope I am clear. Yes. तो 65 यहाँ पे अप्लाई हो जाए। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। तो at the time of formation of contract, contract is very much valid. And once the contract is valid, and since the performer is suffering by paralysis attack, right, so definitely that contract becomes thereafter void. And in case of void contract, since there is a rescission of contract, restoring of benefit is 100% possible. So section 65 के कारण restoring back of benefit यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों। I hope I am clear with this.
यस परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, यस क्या समझ में आया, यस कि सर पर्सनल स्किल के केस में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं होगा, नंबर 1। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज और बात करूँ कि दोस्तों अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया ना एग्जाम में कब आया, मई 2019 में 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो लिखने का तरीका दोस्तों अपना बिल्कुल सेम है। क्या, नंबर 1 ये भी बता देता हूँ, कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम होगी, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला फैक्ट ऑफ द केस, फैक्ट ऑफ द केस, ये 2 to 3 लाइंस में आप कवर कर दो। और ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है आपका। तो क्वेश्चन के पार्ट को आपको ऐसे कवर करना है कि 2-3 लाइन में आप पूरे क्वेश्चन की समरी लिख दो, सिंपल। दूसरा, इशू ऑफ द फैक्ट्स, इशू ऑफ द केस। तो क्या इशू ऑफ द केस था, 2 क्वेश्चन दिए होते, वही 2 क्वेश्चन आप लिख देना कि पहला, क्या रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जा सकता है, नंबर 2 अगर नहीं किया जा सकता है तो जो बेनिफिट दिया गया एज एन एडवांस मनी, क्या उसे रिफंड के लिए पूछा जा सकता है, राइट, यस। तो इशू ऑफ द केस हो गया। तीसरा आता है दोस्तों प्रोविजन ऑफ लॉ, प्रोविजन ऑफ लॉ, यस, सेक्शन नंबर 37 आप एक्सप्लेन कर दें, सेक्शन नंबर 65 आप एक्सप्लेन कर दें। एज इट इज लिटरल सेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, बट यस लॉजिकली भी अगर आप लिख पाओगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। तो सेक्शन नंबर 37 में क्या बोलते हैं ना, यस बोथ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट perform their obligation, their respective obligations, right, except in 2 cases. Number 1 where the promise dispensed with or excused by any other law or this law, right, yes. And in the case of death of the party, right, representative can be appointed, representative can perform the obligation, simple. Clear or not clear, yes. So not only in case of death but in case of some impossibility, if that person impossible to perform that obligation, right, तो उस केस में representative appoint हो सकता है, but not in case of what, personal skills and personal confidence. I hope I am clear, yes. 65 क्या बोलते हैं, once the contract becomes void, right, any benefit received by the party must be restored back, खत्म। सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 65। देन 4th आ जाएगा दोस्तों एनालिसिस। तो अब यहां पे क्या करना है, आपके प्रोविजन को और आपके फैक्ट को दोनों को मिला के आपको एनालिसिस दे देना है। एंड 5th में आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, एंड 6 मार्क्स दोस्तों आपकी जेब में रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो, यस, परफेक्ट। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ओके देखिएगा, मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पे, यस 40 की बात कर रहा था, बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। तो यहां पे क्या बोल रहा है ये, एक तो प्रोमिसर है, दूसरा प्रोमिसी है। तो ये बताइए परफॉर्म करने की बात यहां पे कौन करेगा, परफॉर्म करने की बात यहां पे कौन करेगा, परफॉर्म करने के लिए कौन बोलेगा, प्रोमिसी बोलेगा ना, भैया मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल देके 50,000 रुपए दिए, आप मेरी पेंटिंग बना दो। तो पेंटिंग बनाने की डिमांड कौन कर रहा है दोस्तों, प्रोमिसी। तो हु विल डिमांड द परफॉर्मेंस, प्रोमिसी, याद रख लीजिएगा, हु विल डिमांड द परफॉर्मेंस, प्रोमिसी। एंड इन केस इफ प्रोमिसी डाइड, क्या बोला मैंने, प्रोमिसी डाइड, देन हिज रिप्रेजेंटेटिव, यस और नो, यस। तो अब सपोज मान लो क्या हुआ यहाँ पे, अब एग्जांपल भी समझते हैं और सिचुएशन भी समझते हैं। अब मान लो प्रोमिसी ने 50,000 रुपए एडवांस दे दिया था, ठीक है, और बोला था कि 10 दिन बाद आप आके, 10 दिन बाद जो भी तारीख होगी उस दिन आके आप मेरी जो है पेंटिंग कैनवस पे बना देना। बट ठीक अगले 5वें दिन प्रोमिसी डाइड, करेक्ट, तो रिप्रेजेंटेटिव comes into the picture. So can representative demand same promisor to perform his obligation? Yes. So if the promisee died, his representative has right to demand what, performance. I hope I am clear or not clear? Yes. ये बोलते हैं दूसरी साइड पे, चलो सपोज मान लेता हूं मैंने, प्रोमिसी ने डिमांड किया कि भैया परफॉर्म करो 10 दिन बाद, तो हु विल एग्जीक्यूट द परफॉर्मेंस, नंबर 1 प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन, यस, ये करेक्ट और नॉट करेक्ट, यस। अब दूसरा आता है इफ
promisor died or become, or if performance becomes impossible for him, impossible अपने आप में नहीं है, सिर्फ उसके लिए impossible हो रहा है, impossible for him, then he can appoint what? Representative. Yes or no? Yes. But definitely in case of painting जो कि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव को असाइन नहीं हो सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। बट क्या रिप्रेजेंटेटिव इस केस में परफॉर्म कर सकता है, मतलब डिमांड कर सकता है? यस। बट किससे करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसर से। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जब पेंटिंग पर्सनल स्किल की बात हो रही है, तो प्रोमिसी एज वेल एज हिज रिप्रेजेंटेटिव कैन डिमांड फॉर परफॉर्मेंस, बट ओनली टू प्रोमिसर एंड नॉट टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर, सिंस द personal skill activities involved in the promise. I hope I am clear. Yes, but if there is any activity related to goods, that is transportation of goods, right? These kind of things are there. Yes. So in case if the promisor unable to perform his obligation, he can appoint his representative to perform the obligation, same obligation. Yes or no? Clear or not clear? Yes. And suppose if suppose I don't have that transportation facilities available with me, right? I can outsource this contract to some third party. Yes or no? Yes. On behalf of me, he can transport the goods to the designated place. Clear or not clear? Yes. तो ये भी clear है। तो कहने का मतलब क्या है? Promisee और his representative। and अगर representative भी perform नहीं कर पा रहा, if not, then तीसरा जो है agent आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों? agent। agent के थ्रू भी जो है वो perform कराया जा सकता है। That is what called as third party. Clear or not clear? Yes. समझ में आया? 100%? यस। तो देखें जरा यहाँ पे सेक्शन नंबर 40 क्या बोलता है। तो बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, तो यहाँ पे कौन डिमांड करेगा इसकी बात की जा रही है क्या, या कौन परफॉर्म करेगा इसकी बात की जा रही है? तो नॉर्मली तो टाइटल में लिख के समझ में आ रहा है कि पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। चलिए आ जाइए देखते हैं यहाँ पे कौन परफॉर्म कर सकता है इसकी बात की जाए। तो इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट, क्या लिखा है? एनी प्रोमिस कंटेन्ड इन इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। पहला मैंने क्या बोला था कि अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है और डिमांड इस तरीके की नहीं, सिर्फ प्रोमिसर को ही करना है, तो सिर्फ प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ गया कि अगर एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली लिखा है कि दैट प्रॉमिस मस्ट बी मैंडेटरीली परफॉर्म्ड बाय प्रोमिसर, देन ओनली प्रोमिसर विल परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। No representative, nothing, no other person will be appointed to perform the same obligation. I hope I am clear. Yes. And इसी के साथ तो ये तो स्पेसिफिकली बात होगी कि लिखा है, चाहे फिर वो भले ही गुड्स की बात हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात हो रही, कोई भी चीज की बात, अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। बट अगर स्पेसिफिकली नहीं लिखा है और बात अगर पर्सनल स्किल या पर्सनल कॉन्फिडेंस की हो रही है, तो भी उस केस में कौन परफॉर्म करेगा दोस्तों? प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा। आई होप आई एम क्लियर? यस और नो? यस। जिसने वादा किया है वही निभाएगा, दूसरा निभाने नहीं आएगा। यस और नो? अभी सपोज मान लो ऐसा हो कि आपने लड़की को पसंद किया, आपने लड़की को पसंद किया, लड़की ने आपको पसंद किया, आपने अपने पापा से बोला कि मुझे लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। लड़की ने अपने पिता से बोला कि भैया मुझे ये लड़का पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। अब लड़की का पापा और लड़के का पापा एक दूसरे के जानी दुश्मन निकल गए, हाँ हो जाता है ना। हाँ तो अभी बोले नहीं, लड़की का पापा, लड़का का पापा तो मान गया लड़के की बात, चलो भाई ठीक है, चलो दुश्मनी को जाने देते हैं, शादी कर लेते हैं भाई, रिश्ता बन जाए, बहुत बढ़िया। लड़की का बाप अटक गया, बोला नहीं, पट्टा अटक गया, बोला नहीं मैं इससे शादी नहीं होने दूंगा। लड़की रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। जब लड़की रोई गिड़गिड़ाई तो लड़के के पिता ने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, मैं दहेज 1 रुपया नहीं लूंगा, शादी कर दो। मैं दहेज 1 रुपया नहीं लूंगा, शादी कर दो। लड़की का बाप बोले ये बढ़िया बात है, कर दो।
अब जैसे लड़की का पिता राजी हुआ, लड़की का पिता राजी हुआ शादी करने के लिए, लड़का अटक गया। लड़का बोला नहीं, बिना दहेज के शादी नहीं करूंगा। लड़का क्या बोला? बिना दहेज के शादी नहीं करूंगा। लड़का बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा तो क्या इसकी शादी नहीं होगी? मेरा छोटा भाई है, इससे शादी कर दो। क्या बोला उसने? मेरा छोटा भाई है, इससे शादी कर दो। मेरा कजिन ब्रदर है, उससे शादी कर दो। शादी तो घर पे ही हो रही ना, बस मैं नहीं करूंगा, मेरा कजिन ब्रदर शादी कर लेगा, कर दो, मैं तो दहेज लेके ही शादी करूंगा। बोलो जरा फटाफट से, पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? पर्सनल स्किल है। यहाँ पे कौन सा पर्सनल स्किल भाई? शादी करने की बात हो रही है। यहाँ पे पर्सनल कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि भैया ये कॉन्फिडेंस, जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए नहीं हो सकती, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया क्या? यस। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो पर्सनल स्किल एंड पर्सनल कॉन्फिडेंस, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस है ना, वो आपके लिए है, वो उसके लिए नहीं आ सकती, तीसरे के लिए नहीं आ सकती, इसलिए फिर मैच नहीं होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो वहां पे अगर स्पेसिफिकली नहीं भी लिखा है, फिर भी यही माना जाएगा कि शादी इसी से होगी या तो नहीं होगी। आई होप आई एम क्लियर? यस। इन अदर केसेस, हाँ, बाकी के अदर केसेस में कहां पे? जहां पे प्रोमिसेस स्पेसिफिकली ना लिखा गया हो, नंबर 2 पर्सनल स्किल ना हो, नंबर 3 पर्सनल कॉन्फिडेंस ना हो, उस केस में प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है, मे एम्प्लॉय, राइट, प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव मे एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब एजेंट, वो भी परफॉर्म कर सकता है। तो मेरी बात अगर समझ में आए दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म किस सेक्शन के तहत करेगा? वो करेगा 37 में। देख लीजिए, प्रोमिसर बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द डेथ के केस में ही रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रहा है। ओके, अदरवाइज तो प्रोमिसर कर ही सकता था। इसके बाद अगर आप देखेंगे 40 में ये क्या बोले? इन अदर केसेस द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 37 में प्रोमिसर परफॉर्म कर दे और रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर दे, बट इन केस ऑफ व्हाट? डेथ। अदर देन डेथ है तो भी रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। अदर देन डेथ में रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, बट कौन से सेक्शन में दोस्तों? 40 में। 37 में डेथ के केस में। समझ में आ जाए अगर? यस। एजेंट कहां पे परफॉर्म कर सकता है? जल्दी बोलो फटाफट से। 37 में नहीं, 40 में। आई होप आई एम क्लियर? यस। तो एनी अदर केसेस में प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स में एम्प्लॉय, या प्रोमिसर कर दे या रिप्रेजेंटेटिव कर, और अगर उनको नहीं करना है तो कॉम्पिटेंट पर्सन एम्प्लॉय करके भी काम कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है दोस्तों? तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे प्रोमिसर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट, ये 3 चीजें। प्रोमिसर 37, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 37, राइट, एंड एजेंट जो है वो 40 में कवर हो रहा है। यस और नो? यस। और अगर आप एक सेक्शन और देख लेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser। कहने का मतलब क्या हो गया? ए ने बोला, ध्यान समझिएगा, ए ने बी के साथ कोई प्रॉमिस किया, सपोज मान लो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का, इसने बोला मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। वादा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, कंसिडरेशन भी आ गया, सब कुछ था, गाड़ी भी थी इसके पास। तो जिस दिन काम करना था, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना था, उस दिन इनकी गाड़ी जो है वो पंक्चर हो गई, खराब हो गई, इंजन सीज हो गया। मान लो गाड़ी का क्या हो गया? इंजन सीज हो गया, अब गाड़ी तो हिल नहीं सकती। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए इस केस में? अब सीज टू इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गया है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। तो अब यहां पे क्या एलआर को अपॉइंट करने से बात बन जाएगी? बोलो जरा फटाफट से, क्योंकि एलआर भी तो गाड़ी में ही भेजेगा, तो गाड़ी खराब है तो एलआर भी कुछ नहीं कर सकता।
एजेंट भी अपॉइंट करने से कुछ नहीं होगा, होगा क्या, नहीं होगा। तो ना ही यहाँ पे प्रोमिसर परफॉर्म कर सकता है, ना ही एलआर परफॉर्म कर सकता है, ना ही उसका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। बोले यार साहब तो गाड़ी खराब हो गई, मैं खराब हुआ होता तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव लेके गाड़ी चला जाता, रिप्रेजेंटेटिव में मैं किसी एजेंट को बोल देता, वो चला जाता गाड़ी लेके, साहब मेरी गाड़ी खराब है। भी बोला टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मेरा भी एक बंदा है, उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कॉल किया, वहां पे मिस्टर डी था, बोले भैया मेरा सामान यहाँ ए के पास रखा है, आप क्या गाड़ी पे सामान पहुंचा दो? बोले हाँ साहब पहुंचा दूंगा। ये मिस्टर डी गया, यहाँ पे गाड़ी पिकअप किया, गुड्स पिकअप किया और बस चलने लगा, यहाँ पे गाड़ी पलट गई, गुड्स डैमेज हो गया। बोलो जरा फटाफट से। अब गुड्स डैमेज हो गया, मेरी बात ध्यान से समझ में आ जाए दोस्तों। जब बी डी के पास गया था तो बी ए की परमिशन ले लिया कि भैया तो कोई बात नहीं, आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट आप डी को कर देना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप परफॉर्म करवा दो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। या तो ये भी हो सकता था कि भाई जब प्रॉमिस किया 10,000 इसको दे दिया हो ए को, और बोला हो बी कि भैया अब तुम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो मैं एक काम करता हूं, मैं डी को बोल दे रहा हूं, मेरा पहचान का आदमी है, आप उसको 10,000 रुपए दे देना। हो सकता है क्या? हो सकता है साहब। डी गया, गुड्स उठाया, चल दिया साहब, गाड़ी पलट गई, गुड्स डैमेज, खराब हो गया, लॉस हो गया बी को। जब बी को लॉस हो गया, सपोज मान लो कितने का गुड्स था, 5 लाख का गुड्स था, लॉस हो गया। उसने बोला ए को कि भैया अब एक काम करो, तुम ये तो 10,000 तुम उसको दे ही रहे थे, हाँ ये जो 5 लाख का लॉस हुआ ये तुम्हारे कारण लॉस हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुम नहीं चले, इसलिए मैं डी को बोला और डी गाड़ी पलटा दिया, सामान बर्बाद हो गया। अब इस जो सामान खराब हुआ है इसका पैसा तुम भरो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे साथ किया था। बोला ए भी रुक रुक रुक, तू सिर्फ बिजनेसमैन है, तेरे को लॉ नहीं समझ में आता है। बोले मैंने गुरु सर की लॉ की क्लास की है, मेरे को समझ में आता है। बोले सर ने एक सेक्शन पढ़ाया था, उस सेक्शन का नाम था 41। बोला when a promisee accepts performance of the promise from a third party, he cannot afterwards enforce it against the promiser। मजा आ गया साहब। बोले अगर मैं काम करवाता तो मैं रिस्पॉन्सिबल था, मैंने काम नहीं करवाया, आपने अपना प्रॉमिस का परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से कराया है, तो देयर आफ्टर आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस, बिल्कुल। तो यहां पे दोस्तों जो है प्रॉमिसर जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इन केस अगर प्रॉमिसी प्रॉमिस परफॉर्म कराता है थर्ड पार्टी से, तो आई होप आई एम क्लियर। यस, तो यहां पे जो है दोस्तों हमारा किधर गया? यस, सो ये 3 सेक्शंस हमने कवर कर लिए। तो ऑलमोस्ट आपका जो सेक्शन है कौन कौन सा, 37, 38, 39, 40, 41, ये पूरा जो है कवर हो गया ना। अब आता है दोस्तों ज्वाइंट प्रॉमिस का, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रॉमिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन पे कवर करेंगे। अभी आप यहां तक पढ़ लीजिए, सारा सेशन कवर कर लीजिए। 3 सेशन इसमें और बचेंगे आपके। कौन सा? एक तो ज्वाइंट प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट बचेगा, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट बचेगा, एक अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, राइट, और एक जो है इसके अलावा आई थिंक टाइम एंड प्लेस का, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस का। तो आई थिंक इसको 2 दिन में, दो सेशन में और 2 सेशन इसको लगेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं जो है ज्वाइंट प्रॉमिस इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ ज्वाइंट प्रॉमिस, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे केस स्टडी जो है क्वेश्चंस में आए हुए हैं आपके पास हैं, ठीक है। तो उसको भी डिस्कशन करेंगे। अगर इसको मैं लूंगा तो ये सेशन अननेसेसरी बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जो है वो हम ज्वाइंट प्रॉमिस कवर करेंगे। तो इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन दोस्तों।